ओके। सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर एक बहुत बड़े सैंपल साइज के लिए। पहले हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। अब हम लोग उसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करके एक एक कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन असल में होती है एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हमने देखा था कि या तो आपके पास उस पर्टिकुलर एग्जांपल में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक दफा आप कॉइन को फ्लिप करें और हेड और टेल के दरमियान कोई चीज आ जाए। सो बेसिक या इस तरीके से जिस तरह आप लूडो के दाने फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई एक नंबर आ सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि 1.1 आ जाए, 1.2 आ जाए या कोई और नंबर आ जाए। सो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज हैं। ऐसी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज जिसमें सिर्फ दो तरह के ऑप्शंस होते हैं उनको हम यूजुअली बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, बाइनोमियल ट्रायल्स कहते हैं या बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं, जिसमें दो आउटकम्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी प्रोबेबिलिटी को जिसमें कोई कुछ भी पॉसिबल है, हर चीज उसमें आ सकती है। बेसिकली वो एक कंटिन्यूम है पॉसिबिलिटीज का, वो एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के लॉज को इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम कैसे प्रोसीड करें। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, हम लोगों ने अभी अभी हमने लास्ट एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की है p सब p ऑफ n1 n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n माइनस n 1 फैक्टोरियल p रेज टू पावर n1 q रेज टू पावर n माइनस n1। अभी तक ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। और देन मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने इसका मीन और इसकी डिस्पर्शन वगैरह कैलकुलेट करनी है। आई गेस वो निशान ने पता नहीं आप लोगों को करवाई या नहीं। बहरहाल इसमें या इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम इसके कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे इसका मीन जिसको म्यू से डिनोट करेंगे हम लोग एन, इसका मीन आपके पास एन कैपिटल एन टाइम्स पी के बराबर आता है। इसी तरीके से अगर हमने इसकी डिस्पर्शन निकालनी है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, सिग्मा स्क्वेयर। सो बेसिकली हमने उस दिन देखा था कि ये चीज इसके बराबर होती है डेल्टा एन वन एन पी क्यू। अच्छा, यहाँ पर अगर अब हम यहाँ से इसकी एक यहाँ से हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव वर्थ भी। इन दोनों टर्म्स की लेते हैं रेशियो। अब रिलेटिव वर्थ पहले होती क्या, पहले तो मैं या कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं। um, सो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आ रही है, या हम सिंपल यहाँ पर कुछ कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये आपके पास x है और यहाँ पर आपकी कुछ लाइंस आ रही हैं। सो से हमारी पहली लाइन बन जाती है ये, दूसरी लाइन बन जाती है ये। इसी तरीके से ये चूंकि इस साइड पर भी फैलती जाएगी। ये मैं सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहा हूँ, रैंडम कोई डिस्ट्रीब्यूशन, जिस ये लाइन शो कर रही है कि ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस होती तो फिर ये कुछ किस तरह की बनती वो भी हम देखते हैं अभी। तो ये मैंने एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन शो की है। जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं उस मीन से दूर जाने का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास कम होती जा रही है। सो ये बेसिकली हमारे पास कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती थी, लेकिन उसके लिए फिर इसका इसका बिहेवियर जो होगा वो इस तरीके से होगा। एक बहुत अच्छी डायग्राम नहीं बन रही यहाँ पर बहरहाल, क्योंकि अब यहाँ पर बेसिकली हर तरह का पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है।
जबकि ये ब्लू लाइन शो कर रही है कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लाइन हो, स्पेसिफिक पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स है और यहाँ पर आपके पास पी ऑफ, इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास पी ऑफ N1 है और यहाँ पर आपके पास N1 है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर रिलेटिव विड्थ कैलकुलेट करें इसकी, रिलेटिव विड्थ से मुराद ये होती है कि ये चीज जो है ये आपके पास बेसिकली रिलेटिव विड्थ होती है कोई से भी मीन के अराउंड 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला होगा उसको आप इसकी विड्थ कह रहे हैं। सो ये बेसिकली हम लेते हैं सिग्मा बाय म्यू की रेशियो के साथ। सिग्मा आपके पास आ जाएगा एन पी क्यू स्क्वायर रूट की फॉर्म में ओवर एन पी। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आता है, जो असल में हमें मजबूर करता है कि हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को या लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को या इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक लार्ज सैंपल सेट के लिए हम स्टडी करें। तो आपके पास आता है ये, तो क्यू ओवर एन पी स्क्वायर रूट, यानी तो मैं इस रिलेटिव विड्थ को कह देता हूँ आर डब्ल्यू। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आर जैसे जैसे आर डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज टू पावर -1/2, यानी कि अगर एन बढ़ रहा है तो ये सैंपल साइज आपके पास कम हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मीन भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली एन इज प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर। या इस बात का दूसरा मतलब ये है कि अगर एन बढ़ रहा है तो आपके पास डिस्पर्शन कम हो रही है। डिस्पर्शन कम होने का मतलब है कि ये विड्थ कम होती जा रही है, चीजें ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं हो रही, चीजें मीन के अराउंड मौजूद हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस पॉइंट के ऊपर इसका मैक्सिमा कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट इसके ऊपर मैक्सिमा शो करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एन बढ़ रहा है आपकी मीन वैल्यू इंक्रीज कर रही है और रिलेटिव विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये फॉर्मूला हमें ये शो कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि फॉर लार्ज एन के लिए आपके पास N1 की किसी वैल्यू, अभी हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या, हम लोग सपोज कर रहे हैं कि N1 की किसी वैल्यू N1 टिल्डा के लिए आपको एक मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम मीन के करीब आते जा रहे हैं आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हमने सपोज किया कि वो N1 की किसी ऐसी वैल्यू के लिए, N1 की वो वैल्यू N1 टिल्ड है जिसके लिए आपको ये सिचुएशन मिल रही है, ये आपके पास यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे जैसे आप इस नंबर से दूर जाते जाएंगे वो आपके पास जो 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 प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली कम होती जाएगी क्योंकि डिस्पर्शन बढ़ती जाएगी। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई मुश्किल इसमें, या आइडिया क्लियर हो गया प्रॉब्लम का? यस सर। ओके फाइन। अब चूंकि हम अब आगे बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा पॉइंट टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो मुश्किल हो। आगे हमने सिर्फ मैथमेटिक्स कवर करनी है। ये सारी मैथमेटिक्स आप लोग पहले कर चुके हैं, एफएससी लेवल से ऑनवर्ड्स हम लोग करते आ रहे हैं। अब जब यहाँ पर ये हमें मैक्सिमम यहाँ पर एक मिल गया, हमें हमें हमने हमने एज्यूम किया है कि इस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मौजूद है तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव डी ओवर डी एन क्या होना चाहिए? मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है? जीरो होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर और इक्विवेलेंटली हम इसको पी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं डी ऑफ लॉग पी। अब हम सारे कैलकुलेशन लॉग में करेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा कि हम लॉग क्यों यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली जब आपके पास कोई मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर आपका जो फंक्शन है वो स्टेशनरी हो गया, वहां पर उसकी वैल्यू, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। सो जिसकी, और अगर आप, और इस कंडीशन में आपको चूंकि मैक्सिमम मिल रहा है तो फिर आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। तो बहरहाल हमने असल में उस मैक्सिमम के गिर्द पी ऑफ एन का बिहेवियर स्टडी करना है, हमारा फिलहाल मकसद है सारा। बिहेवियर ऑफ पी एन वन नियर इट्स मैक्सिमम।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसमें थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी, आपको उसके करीब किसी पॉइंट पर वैल्यूएशन करनी होगी। ये बेसिकली, और यहाँ पर जो ये ईटा होगा ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, यानी कि उसके बिल्कुल करीब कोई पॉइंट है जो बेसिकली आपके पास डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है कि हम इस, लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास मैक्सिमा आ रहा है, तो हम इसके बिल्कुल करीब इस रीजन के अंदर वैल्यूएशन करेंगे। सो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका ये है कि आप अपने इस फंक्शन को, जो आपका एक्सपेंड log of p n1 via टेलर सीरीज, क्योंकि जब आप किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के गिर्द एक्सपेंशन करते हैं तो बेसिकली वो टेलर एक्सपेंशन होती है। अगर आप जीरो के गिर्द कर रहे हो तो हम उसको मैक्लॉरेन कहते हैं। किसके गिर्द हमने करनी है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, अराउंड n1 टिल्डा, उसके अंदर। तो ये तो हमने सिर्फ उसके अंदर एक फैक्टर ऐड किया, तो बेसिकली हमारी एक्सपेंशन तो n1 टिल्डा के अराउंड है, यानी कि ये वो चीज है जिसके गिर्द हम कह रहे हैं कि मैक्सिमा आएगा, जिसके ऊपर मैक्सिमा आएगा। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर अपने सारे डेरिवेटिव्स को वैल्यूएट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर लॉग पी लेने का मसला क्या है, आमतौर पर जो जो पी है, सिर्फ पी बेसिकली एक डिस्क्रीट नंबर है, तो पी पी बहुत तेजी से वेरी करता है। जैसे 1 आया, 1 के बाद 2 आ गया, 1 के बाद 3 आ गया, ये एक बहुत बड़ा जंप है, और इसमें आप बिहेवियर प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर सकते किसी सिस्टम का। तो हमें यूजुअली यहाँ पर चाहिए होते हैं कुछ स्लोली वेरिंग फंक्शंस। ऐसा फंक्शन हमें चाहिए होता है जो लार्ज नंबर्स के लिए बहुत स्लोली वेरी करे। सो उस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉग ऑफ पी को। आप किसी भी फंक्शन का लॉग लें तो वो एक बहुत स्लोली वेरिंग फंक्शन होता है, वो उसके बहुत मिसाल के तौर पर लॉग, जैसे लॉग ऑफ 10 है, वो आपको सिर्फ 1 देता है, तो कैस कम्पेयर टू 10 एक बहुत बड़ी वैल्यू, उसके मुकाबले में लॉग आपको सिर्फ 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली 100 है, 10 से 100 तक एक बहुत बड़ी जंप आ रही है, लेकिन अगर आप उस नंबर का लॉग लें तो आपको 2 मिलेगा, क्योंकि log of 10 is to power 2, so 2 times log 10। सो बेसिकली यहाँ पर ये एक स्लोली वेरिंग फंक्शन है। जो फंक्शन स्लोली वेरिंग होते हैं उनको उनको कन्वर्ज करवाना इजी होता है एज कम्पेयर टू उनके जिनकी कन्वर्जन जिनको कन्वर्ट करवाना मुश्किल होता है, जिनकी सीरीज की कन्वर्जन मुश्किल होती है। सो दैट्स व्हाई हम log p को प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हमने एक्सपेंशन करवानी है। सो log of pn1, इसकी टेलर एक्सपेंशन करवाते हैं, p of n1 टिल्डा b1। अभी मैं बताता हूँ कि b1 यहाँ पर क्या है, ईटा 1/2 फैक्टोरियल ईटा स्क्वेयर b2 so on। So let me call this equation नंबर 2। यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं बीस को कि b of k dk log p over dn1। सो बेसिकली ये log p का kth डेरिवेटिव है जिसको आपने n1 टिल्डा के ऊपर वैल्यूएट किया हुआ है। आप अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू इंसर्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईटा के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव आना चाहिए, यहाँ पर ईटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल के साथ सेकंड डेरिवेटिव आता है उस फंक्शन का। तो हमने उस पूरी चीज को बार बार लिखने के बजाय हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं मैक्सिमम के अराउंड, सो मैक्सिमम के अराउंड एक्सपेंशन करने का मतलब ये है कि आपके पास जो b1 होगा, जो इस डेफिनेशन के जरिए d log p over dn 1 होगा, वो 0 होना चाहिए। और जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा p b2 d स्क्वायर log ऑफ p ओवर dn1 2, इसको लेस देन 0 होना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमा है, मिनिमम नहीं है। सो इसकी वजह से हम b2 को आइंदा से इस तरीके से लिखेंगे, एक्सप्लिसिटली शो करने के लिए इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज लगा के बाहर माइनस का साइन लिखूंगा, ताकि हमें किसी भी पॉइंट पर ये गलतफहमी ना हो कि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी नोटेशन यहाँ पर चेंज करूंगा। मैं बार बार आके ब्रैकेट में सब एन नहीं लिखा करूंगा, मैं अब एन को रिमूव कर दूंगा ताकि हमें लिखने में इतना मुश्किल ना हो।
So equation number 1 becomes log of p, मैं सिर्फ p के ऊपर टिल्डा डाल रहा हूँ, इसका मतलब है कि n1 टिल्डा है, b1 0 हो गया आपके पास, b2 ओवर 2 फैक्टोरियल ईटा स्क्वायर, इसी तरीके से अगली टर्म्स आ जाएंगी b3 ओवर 3 फैक्टोरियल ईटा 3 टू सो ऑन। अच्छा, इस टर्म को इधर ले आए और देन इनको लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग p ओवर p टिल्डा बन गया, माइनस b2 ओवर 2 फैक्टोरियल ईटा स्क्वायर प्लस b3 ओवर 3 फैक्टोरियल ईटा 3। लॉग को खत्म करना है तो दूसरी तरफ आपको एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा और साथ ही इसको इधर ले जाएं, ये आपके पास बन गया माइनस बीटा b2, सॉरी मैं इसको बार बार बीटा कह रहा हूँ, इससे मुराद b ही है, अप टू सो ऑन। अब चूंकि हम अब आपके पास ईटा जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, हम क्या कर सकते हैं, हम हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करवाने का मतलब क्या है कि आपका ये जो फंक्शन होगा इस सिर्फ यहाँ तक इसको इसको कन्वर्ट करवा, इसको सेकंड टर्म के ऊपर हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये बेसिकली कन्वर्जन इसकी कन्वर्जन इसलिए ज्यादा आसान है क्योंकि आप लॉग में एक्सपेंड कर रहे हैं, अगली टर्म बहुत ज्यादा स्मॉल हो रही है, बहुत स्लोली वेरिंग फंक्शन है, तो लिहाजा टर्म्स इतनी स्मॉल हो गई, शुरू में इतनी स्मॉल हो गई हैं कि आपको मजीद टर्म्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपकी कैलकुलेशन पे कोई बहुत अच्छा असर नहीं डाल रही होंगी। तो लिहाजा आपने 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 सीरीज को सेकंड टर्म के ऊपर कन्वर्ज करवा लिया या ट्रंकेट करवा लिया है। सो 2 फैक्टोरियल के मैप 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। सो इसे हम कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो अभी हमने थोड़ा सा इस इक्वेशन को मजीद डिटेल में डिस्कस करना है, और अभी हमें यहाँ पर अभी हमें ये नहीं पता कि जिस पॉइंट के गिर्द हम मैक्सिमा कैलकुलेट कर रहे हैं n1 टिल्डा वो किसके बराबर है, और हमें n1 टिल्डा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी हमने b2 की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं की, अभी हमने p टिल्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं की। तो अभी हमें ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनता है। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हम करने असल में ये लगे हैं कि हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी, हाँ ये हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 को जरा दोबारा से डिस्कस करना है थोड़ा और डिटेल में कि ये हमें यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये हमें क्या बता रही है। ओके, सो लेट्स इन्वेस्टिगेट इक्वेशन 2 इन डिटेल। इसके लिए क्या करना होगा, रिकंसीडर इक्वेशन 1। ये कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास है p ऑफ n1 n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल चूंकि आप अभी तक सारा काम लॉग में करते आ रहे हैं तो लिहाजा आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा लॉग, आप दोनों तरफ लॉग ले लें इसका। अच्छा, लॉग लेने के बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा, मैं कुछ स्टेप्स मैं मैथमेटिकल स्टेप्स बीच में से स्किप करता जाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा बाद में। लॉग ऑफ p n1 लॉग ऑफ n फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ n फैक्टोरियल माइनस log of n minus n1 factorial plus n1 log of p plus n minus n1 log of q। तो आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इस प्रॉपर्टी के बारे में इसकी डिटेल में मैं नहीं चाहूंगा, ये एक मैथमेटिकल आर्गुमेंट है, ये आपकी बुक में अलबत्ता एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग इसको वहां से पढ़ लीजिएगा।
अगर वहाँ से ना समझ आए तो देन आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, या ज़िशान को कह देंगे, ज़िशान आपको समझा देगा। तो जब आपके पास n की वैल्यू बहुत लार्ज होती है तो आप ये आर्गुमेंट लगा सकते हैं कि n फैक्टोरियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट सिंपली log n के बराबर आता है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन है बेसिकली, इसको हम स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और बहुत सारे फार्मूलाज के थ्रू। सो लेकिन यहाँ पर मैं इसको फिलहाल एज्यूम कर रहा हूँ। ये बेसिकली ये आपके पास इस फंक्शन n की कंटिन्यूटी की वजह से है। आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, लार्ज नंबर्स हैं, स्लोली वेरिंग है। सो इसलिए हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये फिलहाल मैं इसको एज इट इज ले रहा हूँ, लेकिन ये आपकी बुक में बहुत डिटेल से इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रीफ की बुक में। सो आप लोग इसको वहां से एक दफा लाजमी देखिएगा, देन ना समझ आए तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, इधर ही लिख लेते हैं। इक्वेशन 4 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू n1, क्योंकि हम n1 पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। log of p n1, इसमें कोई n1 नहीं आ रहा, इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं log of n1 प्लस log of n माइनस n1 और प्लस log p और माइनस log q। सर ये dn1 कहाँ से आ गया, काइंड बताइएगा। बेसिकली हम एक्सपेंशन इस पे कर रहे हैं ना, इस n1 के ऊपर। तो हमें ये तो मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, तो लेकिन हमें चूंकि हम n1 के ऊपर सारा काम कर रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएशन n1 के लिहाज से करनी है, क्योंकि इसकी मैक्सिमा फाइंड करना चाह रहे हैं। जी अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। अच्छा, यहाँ पर आपने चूंकि एक्सपेंशन कर रहे हैं n1 के अराउंड, तो आपने बेसिकली डेरिवेटिव लेना है n1 के लिहाज से। तो यहाँ पर आपने d log p n1 ओवर dn1 लिख दिया। इसमें कोई n1 नहीं आ रहा, ये जीरो टर्म आ गया आपके पास। यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि जब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा d log n1 ओवर n1, वो चीज बराबर होती है इस नंबर के। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर दी, तो फैक्टोरियल खत्म हो गया असल में। माइनस एज इट इज आ रहा था, लेकिन एक दफा तो आपने फैक्टोरियल खत्म करके टर्म लिख दी, जब दोबारा लेंगे तो n का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, n1 का डेरिवेटिव आएगा -1 इस माइनस की वजह से। सो माइनस माइनस प्लस प्लस n1 का अब यहाँ पर लॉग ये फैक्टोरियल नहीं आ रहा, सो लिहाजा यहाँ पर आपने बेसिकली ये किया हुआ है dn1 ओवर dn1। सो dn1 ओवर dn1 1 हो गया और ये log p एज इट इज आ गया। n का डेरिवेटिव 0, n1 का डेरिवेटिव -1 माइनस की वजह से, और log q एज इट इज आ गया। ये हमने किया है सिर्फ यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, अब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 0 होनी चाहिए, क्योंकि आप काम मैक्सिमा के ऊपर कर रहे हैं, हमने शुरू में जैसे बात की थी। सो जी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंची बोलें। हाँ, ये बेसिकली कैलकुलस से हमें ये चीज़ पता लगती है कि मैक्सिमा के जब भी आपने मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यूज निकालनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है। वहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ये तो कैलकुलस का बेसिक आर्गुमेंट है। इसके ऊपर मैं कोई वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें इस बात को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया हो। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका बेसिकली आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है वो 0 हो जाता है। आपका फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, डिसकंटिन्यूस वैल्यू देता है, तभी तो हम उसको हम आप बेसिकली आपकी वैल्यूज एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ कन्वर्ट कर जाती हैं। अगर एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट कर रही हैं, आपका आंसर एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही है असल में। अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव वहां पर 0 होगा। इज इट क्लियर?
बाकी मैं इसके ऊपर कोई और वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें उन्होंने काफ़ी तफसील से डिस्कस किया हो। अगर देन वहाँ से भी ना समझ आई तो हम इसको क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक तो मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोलें, आपके माइक का मसला है मेरे ख्याल में। ये मुश्किल नहीं है असल में। ये बेसिकली इसके अंदर मुश्किल मुझे नहीं आइडिया कि मुश्किल, ये तो हम सिर्फ कैलकुलस कर रहे हैं जो आपने बीएससी में की हुई है डबल मैथ में, उसके पेपर 1 में जो कैलकुलस वाली किताब है। इसकी ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, सारी बात है। वो चीज़ें रिवाइज की हुई आप लोगों को कुछ देर हो गई है अब, लेकिन ये कैलकुलेशन तो बहुत सीधी सीधी सी है। वही सिर्फ 2-3 पुराने आइडियाज हैं मैक्सिमा और मिनिमा वाले जिनको हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसको एक दो दफा आपको करना पड़ेगा, इसको इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसको किताब से देख के तब जाके ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहरहाल अगर इसमें जो अभी तक हमने किया इसमें कोई पॉइंट अभी भी कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग मुझे बता दें, मैं उसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 है। लास्ट वाला करके दोबारा बताइए। कौन सा? इक्वेशन नंबर 5। इसका आप डेरिवेटिव ले लेना। इसका एन बेसिकली आप n1 के गिर्द वैल्यूएशन कर रहे हैं। आपने शुरू में ये कहा था कि आपका मैक्सिमा इस पॉइंट के गिर्द, इस पॉइंट किसी n1 के गिर्द लाई कर रहे हैं, आप n1 के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। सॉरी एक्सपेंशन कह रहा हूँ, एक्सपेंशन आप n1 टिल्डा के गिर्द कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी n1 के ऊपर बेस कर रही है। आपको जिस चीज़ का फंक्शन आपकी प्रोबेबिलिटी होगी आपको डेरिवेटिव उसके लिहाज से लेना पड़ेगा। उसके लिहाज से डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसके ऊपर वैल्यूएशन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर सकते हैं उस पॉइंट के गिर्द। लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए तो आपको यही फंक्शन लेना होगा जिसके जिसके जिस जिस फैक्टर के ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। बहरहाल आपने इसका n1 के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया है और इसके अंदर कोई n1 नहीं आ रहा, ये वैसे ही 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव लें, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा दें, फैक्टोरियल खत्म हो गया। ये लें, प्रॉपर्टी लगा दें, फैक्टोरियल खत्म हो गया। और ये सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है सर, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि n1 के ऊपर आपके पास मैक्सिमा आता है। अगर मैक्सिमा आता है तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि d log p n1 ओवर डी n1 इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर n1 टिल्डा पे, जिसके ऊपर आपने इवेल्युएट करना है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी 0 माइनस लॉग ऑफ n1। ये सारी चीजें मैं वहीं से वो लिख रहा हूँ। ये चीज आ गई, इस सारे लॉग्स को कंबाइन कर लें, आपके पास इक्वेशन बनेगी n माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है, आपने ये वैल्यूएशन करनी है n1 टिल्डा पे, तो मुझे इसके ऊपर टिल्डा के साइन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर टिल्डा के साइन नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा। क्लियर? टेल्डा का थोड़ा सा बता दें। ये टिल्डा सिर्फ एक पॉइंट है जिसके गिर्द जिस पे मैक्सिमम मौजूद है, और जिस हमने अज्यूम किया कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम आता है जब n1 की वैल्यू इस टिल्डा के बराबर होगी। अभी हमें नहीं पता कि इस टिल्डा की वैल्यू क्या, हम अभी इस कैलकुलेशन करके असल में हम n1 टिल्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि क्या है। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम मौजूद होता है, तो अगर इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मौजूद है तो जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया उसके बाद सारे n1 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा n1 टिल्डा से, क्योंकि आपने डेरिवेटिव इसके ऊपर इवेल्युएट किया है। जिस तरह आप यहाँ पर ये चीज कहते हैं, इस तरह भी तो इसको लिखते हैं ना, एट n1 इज इक्वल टू n1 टिल्डा। सर आप कह रहे हैं कि n1 टिल्डा की वैल्यू हमें नहीं पता क्या, हाँ, तो n1 फिर n1 की वैल्यू को भी हमें नहीं पता होगा कि वो क्या। n1 तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो राइट की तरफ जा रहे हैं उस प्रॉब्लम में जो हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी। नंबर ऑफ स्टेप्स तो सर काउंटेबल होंगे ना।
हाँ तो काउंटेबल ही होंगे सारा कुछ, इसका मतलब है n1 डेल्टा भी काउंटेबल होगा, तो काउंटेबल होगा। हमने ये तो बात ही नहीं की कि अनकाउंटेबल है। की वैल्यू फिर हमें क्यों पता। अच्छा मैं आपको ये कहूँ कि x एक काउंटेबल नंबर, x की क्या वैल्यू होगी? एक जनरल सी चीज है ना, हमें सारी बात है उसको किसी प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करना होगा, हमें हर चीज पहले से थोड़ी पता होती है। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसके ऊपर लगाएं लॉ की प्रॉपर्टीज, P ओवर Q इज इक्वल टू 0। इसको करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक एक्सप्रेशन ये बनेगा। मैं बीच में से कुछ स्टेप्स मैंने स्किप कर दिए हैं। अब आपको ये जी ये डाटा किस चीज को शो कर रहे हैं? डेल्टा, यस सर। कौन सा डेल्टा? डेल्टा तो है ही नहीं यहाँ पे। आप एन डेल्टा बोल तो रहे थे, ये टिल्डा, किस चीज का साइन? अच्छा टिल्डा, ये सिर्फ एक सिंबल दिया है इसको, और कुछ भी नहीं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके सर। आमतौर पर ये साइन यूज होता है फोरियर सीरीज में, फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टिल्डा यूज करते हैं। हम या और भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं सिर्फ डिस्टिंक्शन देने के लिए। जी जी ठीक है सर। सो आपको ये पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा आप यहाँ से पर आपके पास n1 टिल्डा की वैल्यू आ जाएगी np के बराबर। या आपने n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, n1 टिल्डा की वैल्यू, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। यानी कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मौजूद है। अच्छा अब हमें n1 टिल्डा की वैल्यू मिल गई है। असल में हमने कैलकुलेशन करनी थी इस सारे फैक्टर के लिए, और यहाँ पर हमने ईटा ईटा फाइंड कर लिया। हम ईटा हमने किस तरीके से फाइंड किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ईटा को डिफाइन किया हुआ है n1 माइनस n1 टिल्डा। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि n1 माइनस np, और np किसके बराबर है? म्यू के। तो लिहाजा बेसिकली आपने इस तरह से वैल्यू फाइंड कर ली है ईटा की। इज इट क्लियर? ओके सर। अच्छा अब हमने ईटा फाइंड कर लिया, अगला काम है कि हमने b2 फाइंड करना है। और b2 को हमने डिफाइन किया हुआ है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव होता है। सो सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव ले लें। अब इस फंक्शन का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सो आपके पास क्या चीज बनेगी? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/n1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/n-n1, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि इनमें n1 मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। सो अब इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 6, सॉरी इक्वेशन 5। अच्छा मैं एक दफा दोबारा चलें इक्वेशन 5 फिर लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें फिर देखने में आसानी हो जाएगी। इसका दोबारा ले लें डेरिवेटिव, डी स्क्वायर लॉग ऑफ pn1 ओवर dn1 स्क्वायर माइनस 1/n1। ये आपके पास चीज आएगी, और evaluate it at, अगेन आपको वैल्यूएशन तो इसी पॉइंट पर करनी है n1 टिल्डा पर। सो लिहाजा आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके जब आप इस n1 टिल्डा पे वैल्यूएट करेंगे तो ये चीज़ एग्जैक्टली b2 के बराबर आ जाएगी, जैसे हमने डिफाइन किया था इसको अर्लियर पहले, -1/n1 टिल्डा -1/n-n1 टिल्डा। n1 टिल्डा की वैल्यू आपको पता है 1/np -1/n-np
ये बन गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, मैं कुछ स्टेप्स बीच में से स्किप करता जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ बीच बीच के स्टेप्स लिख रहा हूँ। 1/p सर ये प्लस, वैसे हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या हमारा है मकसद उसमें? ये है कि लार्ज एन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी वो डिस्क्रीट के लिए थी, अब हम कंटिन्यूस के लिए फाइंड कर रहे हैं। ओके। ये जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाई थी, इस प्रॉब्लम में यही तो बताया था कि अगर लार्ज नंबर बहुत ज्यादा आपके पास आ जाए तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी, क्योंकि लार्ज एन के लिए हम देख रहे थे कि ऐसा ऐसा नंबर इसके ऊपर कन्वर्ट करता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कन्वर्ट करता जा रहा है फिर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई आंसर नहीं दे रही, वो आपको हमेशा एक ही वैल्यू देगी। तो उससे आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी प्रोबेबिलिटीज की। तो लिहाजा हमें एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जो आपको लार्ज एन के ऊपर भी एक रीजनेबल रिजल्ट दे सके, जिसके जरिए चीजें फाइंड की जा सके। दैट्स वाई फिर हम ये सारा प्रोसेस चला रहे हैं अब। ओके सर, सही से समझ आई। सो बहरहाल इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको b2 की वैल्यू मिलेगी -1/n/p/q। और आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव आई है, जिस तरह हमने अर्लियर पहले आर्गूमेंट दिया था। हमने आर्गू किया था कि अगर आपके पास मैक्सिमम मौजूद है तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, और ये वैल्यू नेगेटिव ही आपके पास आई है। अब एक मसला रह गया है, हमने b2 भी फाइंड कर लिया है, हमने इस इक्वेशन के लिए ईटा भी फाइंड कर लिया है। अब सिर्फ सवाल ये है कि इस p को कैसे फाइंड करेंगे, इस p टिल्डा को। सो दोबारा से लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या कोई बता सकता है कैसे फाइंड करेंगे? हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत दफा डिस्कस किया है। जो बताएगा उसको होमवर्क में 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक दफा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हमने p टिल्डा कैसे फाइंड करना है? मैंने डिस्कस किया था पहले भी। अगर आप लोगों ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को घर जाके काम उसको तरीके से पढ़ा हो किताबों से और प्रॉब्लम्स उसकी की हो, तो देन आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। 10 सर नंबर। अभी तो असाइनमेंट ही बनाई थी। अच्छा, बहुत स्लो काम करते हैं। इस बेसिकली ये फंक्शन कहलाता है, इसको हम यूजुअली नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। अब 10 नंबर वाली गेम खत्म हो गई है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और प्रोबेबिलिटी का जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इसको एवेल्युएट करें पूरी रेंज के ऊपर। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करें आपकी प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पर डी टॉ लिख रहा हूँ, जिसके ऊपर भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होता है, ये पढ़ा था ना हमने। यस सर, ये पढ़ा था। तो वहां से इसको इंटीग्रेट कर लें पूरी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, आपके पास पी टिल्डा आ जाएगा। सो बेसिकली पी टिल्डा तो कांस्टेंट रहेगा, उसको इससे बाहर निकाल लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल माइनस b2 ओवर ईटा स्क्वायर, सॉरी 2 और ईटा स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन किस पे करनी है? 2 वैसे ही कांस्टेंट है, p2 भी कांस्टेंट है, इसमें जैसे हमने देखा था कि n भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। सिर्फ ईटा के अंदर एक वेरिएबल पैरामीटर आता है n1 की फॉर्म में, तो लिहाजा आपने इंटीग्रेशन डी ईटा पे करनी है। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब ये गॉसियन इंटीग्रल है, इसको आपको इसको हमने पहले इसको आपने खुद एक दफा देखना है कि ये चीज़ किसके बराबर होती है। सो बेसिकली ये इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये आपने पहले कई दफा इस तरह के इंटीग्रल किए हुए हैं, मुझे याद नहीं कि ये शायद कुछ इस तरह का आता है इंटीग्रल। बहरहाल ये आप लोग देख लीजिएगा ये किस फॉर्म में आता है। इसका आंसर मुझे नहीं कंफर्म कि यही आता है या नहीं। बहरहाल ये गॉसियन इंटीग्रल है, ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं कई जगहों पर, और ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। लेकिन इसको देखिएगा लाजमी कि इसको सॉल्व कैसे कहते हैं। ये यूजुअल इंटीग्रेशन नहीं है जिस तरह हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं या सिंपल इंटीग्रेट करके लिमिट्स इंसर्ट कर देंगे, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट नहीं करना। इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंट तरीके से होती है। तो ये आपने एक दफ़ा देखना है कि ये कैसे इंटीग्रेशन होती है। हो सकता सर है अगर ये डिफरेंट तरीके से होते हैं तो हम फिर इसको कैसे कर पाएंगे? हमें तो सिंपल यही ही तो सोचना है, इंटीग्रेशन आती है। तो यही तो सोचना है। आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वालों का काम ये कुछ है। सारी चीज़ें वो थोड़ी होती हैं जो पहले पढ़ी हूँ। दैट्स वाई तो ना आसान करते हैं। फिजिक्स आसान नहीं है। तो मैंने कहा
फिर आसान सब्जेक्ट्स तो फिर आर्ट्स के हैं, आर्ट्स पढ़ लें अगर आसान ही चाहिए तो। साइंसेस आसान नहीं होती हैं, साइंसेस को तो टाइम देना पड़ता है। ये आपके पास पी टिल्डा आ गया, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। सारा कुछ आपके पास मौजूद है, इसको इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर दें। किस इक्वेशन में करना है, मैंने मेरे ख्याल में अपने नोट्स के अंदर कोई मिस्टेक कर ली है, दोबारा से 2 में करना है या 3 में करना है, आई गेस कि नहीं 2 में तो नहीं करना, 3 में करना है। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 में इंसर्ट करना है, मैंने नोट्स में गलत लिखा हुआ है और मैं सही करके अपलोड कर दूंगा दोबारा। सो इक्वेशन नंबर, अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज मौजूद हैं लिख लेते हैं। हमारे पास लेट्स सी कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड कर ली। वी हैव ईटा इज इक्वल टू n1 minus n1 tilde n1 minus np और n1 minus mu. Beta b2 is equal to 1 minus 1 over npq and p tilde equals sorry ये नहीं लगाना। सो जब b2 की जगह पर आप ये वाली वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो ये बारली सारी ये आपके पास सिंपल बन जाएगा 1/2 pi npq। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? p इज इक्वल टू p टिल्डा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 2 ओवर 2 ईटा स्क्वायर। यहाँ पर इसके आंसर्स पुट करें। सो p ऑफ n1 इक्वल्स 1 ओवर 2 पाई npq आपके पास सिग्मा स्क्वायर होता है, हमने लास्ट क्लास में ये रिलेशन कहा था ड्राइव करने के लिए आपको। एक्सपोनेंशियल माइनस n1 माइनस म्यू स्क्वायर ओवर अगेन npq सिग्मा स्क्वायर होता है, सो -1 ओवर सिग्मा स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कहते हैं गॉसियन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसकी मैं ज्यादा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखता हूँ। अभी तो हमने इसको रैंडम वॉक प्रॉब्लम के थ्रू ही किया है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिखता हूँ एक्स की फॉर्म में। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम बेसिकली n1 टाइप के सब्सक्रिप्ट हटा देते हैं और इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1/2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर, क्योंकि np आपके पास म्यू के बराबर है, ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें और दोबारा से कैलकुलेट करें, इसका मीन क्या आएगा। मीन आपके पास बेसिकली एवरेज ऑफ एक्स होगी और वो एग्जैक्टली म्यू के बराबर आएगी इस इक्वेशन के मुताबिक। अब यहाँ पर जो म्यू है वो एन पी के बराबर नहीं है, वो जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी आप वो ही आपको मिलेगी। अगर आपने डिस्पर्शन निकालनी है, डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो ये आपके पास सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा के बराबर आएगी, क्योंकि हमने पहले आर्गू यही किया है कि सिग्मा आपके पास स्टैंड इसकी डिस्पर्शन है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो आपके पास इस केस में भी यही आनी चाहिए। सो अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, सारी चीजें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पहले डिस्कस की थी।
तो ये आपको सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ ये जो सिग्मा है असल में आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। सो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स। किसी का माइक ऑन है? डेविएशन ऑफ एक्स from the mean Gaussian distribution. So ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो आपके पास इसका जो प्लॉट बनेगा, आपको ये मैं प्लॉटिंग के लिए कुछ चीज़ें दूंगा दोबारा से। इसका जो प्लॉट बनेगा आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा, यहीं पर ड्रॉ करते हैं। ये आपने लाइन, ये आपने इस तरह के, ये मैंने थोड़ा सा सिमेट्रिक बना दिया, लेकिन ये सिमेट्रिक आता है। ये आपने बहुत दफ़ा ये प्लॉट देखा होगा, ये एक्सपोनेंशियल का प्लॉट होता है। सो बेसिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और नेचर के अंदर, बेसिकली नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमेनाज ऐसे हैं जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स की मोशन से लेकर हम गैलेक्सीज तक, हम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी से लेकर आपके पास क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर तक, हर चीज़ जो है वो यूजली बहुत सारी चीज़ें जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर रही होती हैं। आप लोग जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आप बारहा जगहों पर इस फैक्टर को देख रहे होंगे, इस तरह की शेप्स को देख रहे होंगे। सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। सो मैं सिर्फ एक समरी लिख देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इसमें किया है, ताकि उससे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ज़रा थोड़ी सी आसानी होगी। हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही बड़े सैंपल साइज से, स्टार्ट विथ 1 of many discrete probability distributions। क्या आपको एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी, उसमें से हमने कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उठा ली है, बहुत सारी थी उनमें से हमने एक बाइनोमियल उठा लिया है और वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। देन हमने फिर लार्ज एन की लिमिट ले ली है कि हमने इसको लार्ज एन के लिए कंसीडर करना है। देन जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आया। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक वैसे हमने एक ही को डिस्कस किया, लेकिन यूजुअली जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज एन की, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम बेसिकली 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बाइनोमियल, गॉसियन या नॉर्मल, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉइजन जो होती है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो लेकिन जब आप नंबर ऑफ सैंपल साइज को बहुत बड़ा ले लेते हैं, लार्ज एन कंसीडर कर लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो तमाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करती हैं। सो ये जो रिजल्ट कहलाता है जिसमें लार्ज एन के लिए डिस्ट्रीब्यूशंस आपकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर रही होती हैं, ये चीज़ कहलाती है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, जो मैंने शुरू में लिखा था। या ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी कहते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं किया। ये मैं आप लोगों को एक तो आपने इसमें ये करना है कि आपने इसमें ये इसको लाजमी देखना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन और मैक्सिमा की वैल्यूज हैं उनको लाजमी आपने सॉरी मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उनको लाजमी आपने एक दफ़ा क्रॉस चेक करना है, कैलकुलेट करना है। ये मैं शायद होमवर्क में भी डाल दूँ, या देखता हूँ कि उसको ना क्या करना है उसका। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको होमवर्क में एक प्रॉब्लम दूंगा। सो बेसिकली जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके जी सर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर, काइंडली उसके बाद करने पड़ चाहे तो नहीं 14 से पहले मैंने वो ये
ये कुछ इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करवा के मैंने आपको ये मैक्सवेल वेलोसिटी बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है, वो बीच में इंक्लूड करनी है, उसके बगैर तो हमने बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं, मैं लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा, हाँ होमवर्क थोड़ा स्किप कर, नहीं, होमवर्क नहीं दूंगा तो फिर आप लोग काम कैसे करेंगे? ये तैयारी कर लेंगे 14 नहीं, हमारे क्विज़ेस भी नहीं हुए, एक होमवर्क और आएगा, एक होमवर्क और आएगा। तो क्विज़ कर रहे हैं, तो ये वो क्विज़ेस का मसला है थोड़ा सा, क्विज़ेस का ना होमवर्क ज़्यादा बेहतर रहता है, क्विज़ेस में हम इतना, क्विज़ेस में कोई फायदा नहीं होगा। क्विज़ेस तो हमने करने वैसे, नेक्स्ट वीक क्विज़ है हमारा एक। ये रिक्वेस्ट है आपका। ये असल में मैं देखूंगा, लेकिन मुश्किल है, अगर होमवर्क नहीं दूंगा तो फिर आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि 2 से 10 ऑफ है 18-19 दिन, 2 असाइनमेंट दे दीजिएगा इंशाल्लाह 18-19 दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे सर जी। अच्छी वो तैयारी देख लेंगे, उसको एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन वो देख लेंगे क्या करना है। मैंने अगर असाइनमेंट नहीं दी तो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल होगी, मुझे तो कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं है, मेरा तो फायदा है, मुझे सोल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। लेकिन ना देने से आप लोगों को नुकसान होगा, पेपर ओपन बुक है। सो बाकी मुझे तो उसमें कोई मसला नहीं है असाइनमेंट ना देने में। देख लेते हैं इसको देना है या नहीं देना, सोचता हूँ अभी इस पे। सो बहरहाल ये, अब जैसे ये सवाल मैंने आपको असाइनमेंट में देना था, फिर मुझे पता है कि आप लोगों ने खुद ये नहीं करना, कि अगर आपको कुछ तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए, लैम्डा के है या के लैम्डा है, आई थिंक इसको क्या होना चाहिए, हाँ लैम्डा के ही होना चाहिए। सो ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट होती है, इसमें 2 फीचर्स होते हैं, रैंडम और डिस्क्रीट। इसको भी अगर आप अप्रोक्सीमेट करें तो आपको पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगी, अगर आप लार्ज एन के लिए इसको अप्रोक्सीमेट करें। सो ये कुछ चीज़ें, इस तरह के सवाल अगर मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा तो आई डोंट नो कि आप इसको कैसे करेंगे, या मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, उनकी ट्राई करें और देन देख लेंगे क्या आप लोग करते हैं। बहरहाल इस पर देखता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि आई डोंट नो, खैर बार। अच्छा, या मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमारा लेक्चर इतना ही था आज का।